दोस्तों नमस्कार। नजर दिल्ली चैनल यूट्यूब में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हर बार की तरह इस बार एक फिर नई पर्सनालिटी आपके सामने। इस बार हमारे बीच देश विदेश में जानी मानी हस्ती और हमारे बीच जो प्रदीप कुमार जी भैया जी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि पहले कि भैया जी का नाम। आपको सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं कि आपको पूर्वांचल का कोषाध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। तो पहले अब ये बताइए, सबसे यहीं से शुरू करते हैं कि आपको भैया जी का टाइटल नाम कैसे मिला? क्योंकि टाइटल नाम है, कोई कास्ट तो है नहीं, टाइटल नाम तो बड़ा अच्छा नाम लगता है, हर आदमी भैया जी बोलता है। तो कैसे ये पड़ा आपका कोई टाइटल नाम भैया जी? मुझे उन लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला जहाँ सदियों से उनके घरों में अंधेरा था। अच्छा। तो वहाँ जब मैं जाता था तो सब बहनें जो हैं भैया जी कहती थी, तो मैं उनका भाई बन गया और उनके बच्चे भी भैया जी कहने लगी। और वो बहनें जो है कहती थी कि भैया जी को बुलाओ, तो वो मामा नहीं कह के भैया जी कहने लगा, उसका बाप भी भैया जी कहने लगा। तो मैं सबका ही भैया जी हो गया। और उस समय से उन लोगों ने ही मुझे भैया जी के नाम से, बोले भाई प्रदीप कुमार है, मैं वैश्य समाज से आता हूँ, मेरी तो नहीं, हम लोग के आप भैया हैं, हमको नहीं मालूम आपकी जाति क्या है, पाति क्या है, आप हमारे भैया हैं और हमारे दिल में बसते हैं। ये उनका प्यार है जिसका मैं आजीवन कर्जदार हूँ। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको फिर इस नाम के लिए। अच्छा, तो हम चलते हैं कि आप को कैसे आपका रुचि पड़ी कि सामाजिक संस्थानों से आप जुड़े? तो ये कौन सी उम्र में या कौन सी क्लास में आपको महसूस हुआ कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना चाहिए? जब मैं बचपन में था और जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था और क्लास में मॉनिटर रहता था। अच्छा। तो उस समय कबड्डी हुई, ये सब खेल कूद का प्रतियोगिता होता था। तो उस समय मैं अपने घर से, मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छा पकवान बनाती थी। अच्छा। वो नमकीन उमकीन इस टाइप का, तो मैं अपने दोस्तों के बीच में बांट दिया करता था। अच्छा। तो वो लोग कहते थे कि भाई भैया जी क्या, चलो, माने वो तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन उस समय प्रदीप भैया के पास, प्रदीप जी का, चलो इनके यहाँ खाना खाएंगे, ये करेंगे। तो मेरी माँ का बड़ा योगदान था और वो लोगों को खिला के, तो मेरे को ये प्रेरणा जो है मेरे परिवार से मिली। और मेरे पिताजी भी जो हैं गौरक्षक के रूप में गौशाला के कर्ता धर्ता रहे, और तो ये भी मुझे उनसे प्रेरणा मिली। और पिछले कुछ वर्षों पहले मैंने गौ माता की कथा करवाई थी। अच्छा। तो उस कथा के माध्यम से मुझे ये लगा कि मैं आज तक जो गौ माता की पूजा करता था या ये खिलाता था, एक रोटी पहले गाय को फिर कुत्ता को, ये जो हमारी परंपरा है, हिंदू संस्कृति की सनातन परंपरा है। तो उस कथा के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि आज हमारे देश के अंदर देसी गायों का बहुत कमी होती जा रही है और दिन प्रतिदिन जो है कम रही है। और व्यवसाय में उन गायों का ज़्यादा महत्व हो रहा है जो गाय हमारे यहाँ नहीं है, और उनका दूध भी जो है पीने में हानिकारक है। जो हमारी देसी गाय है उनके ऊपर कुंबा टाइप का निकाला रहता है, उस गाय का दूध आप पिएंगे और एक जर्सी गाय का दूध पिएंगे तो आपको धरती आसमान का अंतर मिलेगा। और एक तरफ वो फायदा करेगा और एक तरफ ये नुकसान करता है गाय का दूध। और गाय माता के अंदर जो है सारी देवी देवताएं जो हैं बस वास करते हैं। भगवान कृष्ण भी जो हैं गौ रक्षक थे। और गौरक्षक थे। तो जब हमारे सनातन धर्म में प्रभु राम से लेके और मरने तक में गौ दान किया जाता है, गौ की पूछ पार करके स्वर्ग को लोग जाते हैं, ये हमारे रामायण महाभारत और सब जगह बात चर्चा में आती है। तो इसको अपने आप में अध्यात्म में अपने जीवन में मैंने एक लक्ष्य बना लिया कि गौ माता की सेवा अगर हम करते हैं, पूजा पाठ नहीं भी करें, लेकिन गौ माता के लिए अगर हम कुछ कर लेंगे तो सभी देवी देवता जो है हम पर प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और जो मेरे पिताश्री
करते थे गौ पालक गौ रक्षा, तो उनको भी जो है इस दुनिया में नहीं है। आज उनको भी ये लगेगा कि मेरा बेटा मेरे पदचिन्हों पर चल रहा है। तो आपने जैसे काफी सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े, तो इसके बाद जो परिवार में समय कैसे दे पाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी संस्थाओं से जैसे मैं देखता हूँ जुड़े हैं, तो परिवार में संतुलन कैसे बनता है आपका? परिवार में मेरी पत्नी जो है उसका पूरा दायित्व है परिवार को संभालने में। मेरे बच्चों की सबकी शादी हो गई मेरे पिताजी के समय में ही, और मैं हरदम जो है बच्चा ही रहा इस परिवार में। अच्छा। शादीशुदा होने के बावजूद भी, इसलिए कि बड़ा होने के नाते पिताजी माताजी नहीं रहने के बाद मेरे ऊपर जवाबदेही बढ़ गई कि और छोटे भाई जो हैं उनके लिए मैं बड़ा भाई बाप था खेलूं, और उनका प्यार और स्नेह। 3 भाई मेरे रायपुर रहते हैं, एक भाई छोटा हमसे दिल्ली रहता है, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे से बड़ी बहन है, माँ समान है। तो इन लोगों का प्यार रहता है, और इतना बड़ा परिवार है तो उन लोगों के लिए ही समय निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ। और चूँकि मेरी पत्नी जो है मेरे सामाजिक कार्यों में मेरा बड़ा सहयोग करती है। अच्छा। जिस कारण मैं बाहर ज़्यादा भ्रमण कर पाता हो। तो जैसे संस्थाओं से बहुत जुड़े रहे, तो अचानक फिर राजनीति में आने कैसे हुआ? जैसे आप राजनीति के एक राष्ट्रीय टीम में भी आपका पहचान अच्छी खासी है, तो अचानक राजनीति में ये कैसे आपका प्रादुर्भाव बढ़ा? अचानक नहीं, मैं राजनीति में जिस समय मैं 11th-12th में था बिहार में, तो उस समय इमरजेंसी लगी थी। हाँ। और उस समय हम लोग जो है इस हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, तो उस समय हम लोग मूवमेंट से जुड़ गए 74 के आंदोलन से। फिर उसके बीच में मेरी शादी हो गई, कुछ साल मैं गैप रहा, लेकिन क ख ग घ अंग जो है हमारे छात्र जीवन से राजनीति का ये रहा। और राजनीति जो है मेरा सामाजिक कामों को करते हुए, इन कामों में करते हुए ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो आपको कोई ना कोई राजनीतिक प्लेटफार्म रहेगा तो उस जगह आप उससे उनका काम करवा सकते हैं। और राजनीति में आने से का मतलब मेरा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नर सेवा और नारायण सेवा कर सकें। अच्छा, अभी जैसे आपने बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े और राजनीति से जुड़े, पर फिर भी क्या होता है, जैसे आपने मेरे ख्याल नर सेवा नारायण सेवा संस्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से भी आप जुड़े हैं, और वृक्षारोपण भी आपका एक मुख्य अंग रहा, और मेरे ख्याल लाखों पेड़ आपने अब तक लगवाए हैं लोगों से, काफ़ी सारे। तो इनमें और हॉस्पिटलों से भी आप जुड़े हैं, पंजाब हॉस्पिटल से भी और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, आप रोहिणी सेक्टर 22 वाले से भी। तो इतनी संस्थाओं से और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से जब जुड़ते हैं तो कोई ना कोई एक संस्था या प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जो हमारे बिल्कुल दिल के करीब होता है, जिसमें हमेशा ज़्यादा सेवा करने का हमारा मन करता है। तो ऐसी कौन सी सेवा संस्था है आपके पास? आज बहुत से लोग हैं और मेरी पहचान गरीब लोगों में ज़्यादा है। अच्छा। क्या कि मेरे साथ के जो मेरे मित्र हैं, इष्ट हैं, चाहे इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो, चाहे अग्रसेन पंजाबी का हॉस्पिटल हो, इसमें समवाय समाज के 6000 ट्रस्टी हैं। तो उन लोगों से मेरा पहचान है, जानते हैं सब लोग, बहुत प्यार भी करते हैं मुझे। लेकिन जो तबका बहुत नीचे स्तर पर है वो मुझे जानता है। उनको जो है हॉस्पिटल में रहने के वजह से मैं उनका ESW, गरीब आदमी की सेवा, ऐसे हमारी हॉस्पिटल करती है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरह से रामायण में भी आपने देखा होगा, हनुमान जी के मित्र ये थे सुग्रीव, तो भगवान राम जी के पास पहुंच गए। तो वैसे ही वो एक माध्यम है कि भैया हैं तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, हम गरीब आदमी का इलाज अच्छा हो जाएगा। इसी वेश से मेरे पिताजी ने अपने जीता जिंदगी इन सभी संस्थाओं को पैसा देके, डोनेशन देके मुझे आगे बढ़ाने का काम मेरे पिताजी माताजी ने किया।
तो नहीं, सबसे बढ़िया कौन सा काम लगा आपको इनमें से? ये हॉस्पिटल वाला, नर सेवा, नारायण सेवा, या वृक्षारोपण, या राजनीति? वृक्षारोपण तो हमारा पर्यावरण को बचाता है। हाँ। हम जहाँ हैं, आज दिल्ली इतनी दूषित हो गई है, पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वृक्षारोपण जो हमारे आज प्रधानमंत्री जी भी जो है नरेंद्र मोदी जी, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, और सारे लोग हैं, पर्यावरण के जो साइंटिस्ट हैं, जो ये हैं, सब लोग आज ये है कि वृक्षारोपण करिए। वृक्षारोपण करने से जल की प्राप्ति होती है और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। पीपल का एक गाछ लगाने से ऑक्सीजन इतना मिलता है कि जिससे कि आदमी स्वस्थ होता है। पीपल के नीचे बैठने के बाद जिसको कम ऑक्सीजन है उसकी भी ऑक्सीजन पूरी हो जाती है। तो वृक्षारोपण तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको हर माँ बाप को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। ये मेरा संदेश है हर परिवार को कि एक पेड़ तो अपने जीवन में लगाना ही चाहिए। और मैंने ऐसे आंवला का पेड़ बहुत ज़्यादा लगाया। अच्छा। इसलिए लगाया कि हमारे गुरुदेव तेजस्वी नारायण दास महाराज थे और वो कुटिया में रहते थे और टाट का लंगोट पहनते थे। अच्छा। और एक गिलास दूध, एक गिलास जल पीते थे, बस, और कुछ नहीं लेते थे। और बड़ी उनकी कृपा थी मेरे पर। और उनके झोपड़ी के ऊपर आंवला का पेड़ रहता था। अच्छा। और मैंने पूछा तो बोला कि लक्ष्मी का वास होता है आंवला में। अच्छा। तो हमारे भारत में भी लक्ष्मी खूब वास करे और हमारा भारत देश जो है विश्व में सबसे धनी मनी बने, ये मेरी प्रेरणा रहती है। इसीलिए मैं जो हूँ आंवला का वृक्ष हर जगह लगाने का ये है। वैसे महाराजा अग्रसेन जी का तो सब, महाराजा अग्रसेन जी का बहुत बड़ा, मैं उनका संतान हूँ, उनके परिवार में मेरे योद्धा हैं। उनका बहुत बड़ा समाजवाद का नारा था, 1 रुपया 1 ईंट। ये हम लोगों के कण कण में बसा हुआ है। और जो भी आदमी बाहर से आए उसका मकान बने, ये बने। तो आज इसीलिए महाराजा अग्रसेन का कोई भी संतान कहीं भी है तो भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा, वो कुछ देते हुए मिलेगा। ये अग्रसेन जी की पुण्य प्रताप से ऐसा हुआ है। अच्छा, जैसे भी कोविड शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तो हमने उस टाइम पे भी देखा था कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए लगातार डेली लंगर लगाया, सब कुछ किया। तो लगभग कितने लोगों को आपने ऐसे राशन बांटा या भोजन कराया, क्या और क्या महसूस करते थे आप उस टाइम पे? देखिए, लॉकडाउन में कोई घर से बाहर जा नहीं सकता, शारीरिक मेहनत कोई थी नहीं। और मैंने देखा कि मेरा हेल्थ जो है, मैं अपने को स्वस्थ रहूं। अच्छा। इसलिए मैंने वो काम किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। क्या बात। और जो हमारे गरीब भाई थे उनको आवश्यकता थी भोजन की। हम पेट भर खाएं और वो भूखे रहें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के, 4 बजे उठ के हलवाई के पास बैठ के उनके लिए भोजन बनाता था। क्या? और वो भोजन इतना स्वादिष्ट, और जो लोग किए हैं वो आज भी नाम लेते हैं। और ये सब अन्नपूर्णा का देन है। हमने कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। भैया जी का नाम ऐसे थोड़ी पड़ा भैया जी। 2000-2500 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो लोग भोजन लेते थे और डेली आते थे। उसमें कोई आदमी दूर रहता है, बीमार है, नहीं आ सकता, तो उनको हम सूखा राशन देते थे। और कुछ आदमी को आर्थिक मदद भी जितनी योग्यता है वो करते थे। और इसमें 3-4 लोग मेरे थे साथ में। इसमें हमारी बिहार मैत्री संघ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं उसका। अच्छा। तो उस संस्था के माध्यम से मैंने किया। उस संस्था में भी जो 4-5 पदाधिकारी थे, जैसे मेरे दोस्त अरुण मुरारका हुए, रवि जायसवाल हुए, राजेश जी हुए, इस तरह से 5-7 लोगों के नाम थे जो आपस में कंट्रीब्यूशन करके ये काम किए। कोई सामूहिक चंदा का कोई का नाम हमारा नहीं आ सकता। और भगवान की दया से जब हम करवाते थे
तो मुझे आज मैं स्वस्थ हूँ और आज मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ, तो उन दो आशीर्वाद उनका मिला जो कि आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ और मेरा परिवार खुशहाल है। मतलब तो ये लोगों को जो डर था कि हम पब्लिक से मिलेंगे जुलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, तो आपने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं आज भी मास्क नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस के डर से मैं मास्क लगाता हूँ। हाँ, तो पुलिस प्रशासन का जबरदस्ती का एक हाँ, फंडा बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी नेग्लिजेंसी नहीं करना चाहिए कि जब मौत आएगी तभी हम मरेंगे तो हम छत पर से कूद जाए। हाँ, तो ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। और जो सरकार का नियम है, जो पालन है, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, तो हमको राष्ट्र की बात माननी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हो रही है आजकल खासतौर से दिल्ली में, क्या पूरी मैं देख रहा हूँ, और दिल्ली की राजनीति में तो कुछ ज़्यादा उछल आ रहा है इस टाइम कि फ्री सब चीज़ फ्री बांटने पे लोग लगे हुए हैं। तो चाहे वो आप बस की यात्रा ले लो, बिजली पानी फ्री ले लो, तो क्या इस तरह से आपको लगता है देश तरक्की कर पाएगा इतने ज़्यादा? अगर लोगों को फ्री की आदत पड़ जाएगी तो वो काम कब करेंगे, काम क्यों करेंगे? और अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा? ऐसे आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या फ्री होना चाहिए? मेरा मानना ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं है, उनको आप कोई काम दो बिल्कुल, और उनको जो है शारीरिक उनके शरीर से खटवाओ और उनको उतना पैसा दो जो कि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। बहुत बढ़िया। और लेनिन का भी था कि ये सड़क जो है बनी हुई है, इसको तोड़वा दिया और फिर इसको बनवा दिया, और वो पारिश्रमिक करते थे और उनको पैसा जबकि जरूरत, तो इस तरह से लाना चाहिए। और जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया वो बहुत अच्छा कि उन तक जो है वो सामान पहुंच रहा है। आपको आधार कार्ड के माध्यम से समूचा डिजिटल कर दिए, जिससे कि वो पैसा उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। पहले जो था, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि हम 1 रुपया देते हैं तो 15 रुपया पैसा पहुंच जाता है, 85 पैसा खा जाता है, तो आज इस समय वो बात खत्म हो गई है। ऊपर के लेवल पर, नीचे में लोग क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो इस तरह का सस्ता प्रलोभन देके उनको गुमराह करके, उनके बच्चे न पढ़ें, वो फ्री में खाते रहें, उनके लिए अच्छी स्कूल ना बने, वो ठीक है, अस्पताल अच्छा ना बने, लेकिन फ्री में लो, हमको वोट दो, इस तरह का उनको प्रलोभन देते हैं। और बाद में जब उनको समझ आती है तो उनको पछतावा होता है कि क्या तो जब तक कोई लड़का बाप नहीं बनता है तब तक वो बेटा जो है समझ नहीं पाता है कि बाप का दर्द क्या होता है। तो ये चीज मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार की राजनीति किस तरफ जा सकती है? क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं कोविड में एमसीडी ने कुछ नहीं किया, और लोग कहते हैं कि केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है लोग किस तरफ मूव कर सकते हैं इस बार राजनीति को देखते हुए? देखिए, हर क्षेत्र का, हर जगह का वातावरण अलग अलग है। जहाँ पढ़े लिखे थोड़े भी समझदार आदमी हैं, आज जैसे मोदी जी ने एक अपील की, गैस सिलेंडर का सब्सिडी छोड़ दीजिए। ट्रेन में 60 साल के बाद रियायत था, लोगों को बोला कि आप समर्थ हैं तो फुल पैसे का टिकट लें, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ऐसा प्रभाव देने वाला नेता की जरूरत है, फ्री बांटने वाला नेता की जरूरत नहीं है। तो जनता भी अब धीरे धीरे इस बात को समझेगी, और जब समझ में आएगा तो अपने आप परिणाम जो है एमसीडी में बढ़िया आएगा। तो अभी जैसे एक बारिश में जल भराव की नौबत आई थी, तो इसके लिए आप किसकी जिम्मेदार मानते हो? क्योंकि एमसीडी से बात करते करते पीडब्ल्यू की जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी कहते हैं एमसीडी की जिम्मेदारी, तो आपको क्या लगता है जो जल भराव में क्या होना चाहिए? क्या हमको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके घर के आगे कोई गड्ढा है और उसके लिए
5 आदमी गाड़ी करके ब्लॉक जाते हैं खर्चा करके, लेकिन वो पैसे को बचा के उसको गड्ढा में लगा दें, ऐसा नहीं सोचते हैं। नहीं सोचते क्या सरकार करेगी। तो हम कोई बोल रहे हैं तो उनकी बातों को हम समझें और अमल में लाएं, हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा, ऐसा बात सोचेंगे तो ये जो परिवर्तन होगा। तो अभी जैसे आपको पद मिला और आपने बिहार में त्रिशंका भी बहुत बड़ा, सारे बिहारियों को एक छठ पूजा पर भी इकट्ठा करते हैं, तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है आपको उस छठ पूजा के उत्सव पे आपको? देखिए, छठी मैया जो है ये बिहार का पर्व है, और ये बिहार का ही पर्व नहीं रहा, जहाँ जहाँ बिहारी गए हैं वहाँ वहाँ इस पर्व को मनाते हैं। निर्धन को काया देती है, वाजन को पुत्र देती है, और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। ये छठी मैया का ये है, और जो भी श्रद्धापूर्वक इस पर्व को करता है उसके परिवार में किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। और इस छठ पूजा के वरदान से ही हमारा जो है प्राप्ति है महादेव के से, क्योंकि मैं अपनी बहन से 6-7 साल छोटा हूँ। अच्छा। तो मेरे भी जो माँ को हमारे गांव में महादेव मठ महादेव जी का था, उन्हीं का वरदान से मेरी ये हुआ था। तो अब जैसे आप राजनीति में भी आए, तो अब आपका क्या विचार है कि आगे चुनाव लड़ने का कोई ऐसा विचार है या नहीं? जो संगठन कहेगा, चूँकि मैं संगठन में हूँ, पूर्वांचल मोर्चा में हूँ, और मेरे अध्यक्ष हैं कुशल मिश्रा जी, जो आदेश गुप्ता जी, संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, जो आदेश करेंगे वो हम करेंगे। अच्छा। हम संगठन के सिपाही हैं। हाँ, तो संगठन की बात को आप पद हमारे यहाँ नहीं, अभी तो हमारे नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये नारा दिया था सेवा ही संगठन है। तो हम लोगों ने पूरा सप्ताह सेवा भाव किया, जिसके भी घर से 1 किलो आटा दे सकता था, तो हर कार्यकर्ता भाजपा का कुछ न कुछ दिया है। इस पार्टी में हर कार्यकर्ता देने वाला है, कोई लेने वाला नहीं है सरकार से। तो आपको क्या लगता है कि अब युवाओं के लिए या देश के लिए कोई खास संदेश आपका अंतिम में अगर हम ये पूछें तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा शक्ति जो है, और जब तक वो युवा 18 साल 20 साल तक है, उसको अध्ययनरत रहना चाहिए। अच्छा। पढ़ाई लिखाई पर, अपने शरीर पर ये रहना चाहिए। उसको कोई भटकाव नहीं रहना चाहिए, अर्जुन की तरह लक्ष्य पर रहना चाहिए, ताकि पढ़ लिख के जब वो पढ़ा लिखा आएगा तो समाज को एक नया ये देगा। और शिक्षित होने से समाज को आप अंधेरा देंगे, उजाला नहीं दे सकते। ये मेरा मानना है। अशिक्षित तो उजाला देगा ही कहाँ से? खुद ही अशिक्षित है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि युवाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जिस चीज में जाना चाहें वो जाए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ये मेरा उनसे संदेश है। तो आज और महिलाओं के लिए कोई खास आपका ऐसी बात कि जो आज का महिलाएं अपनी जैसे गति में दौड़ रही हैं, आगे की तरफ आ रही हैं, तो इससे समाज को क्या अच्छा, कितना अच्छा मिलने वाला है? हम तो ये है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो आज अच्छा नाम कर रही हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। उनको तो मैं ये जिस तरीक़ा से उन्होंने परिवार को अपना चलाते हैं, उसी तरह से वो देश के लिए भी योगदान देती हैं, और अपने बेटाओं को शहीद में जैसे सेना पर लड़ने के लिए भी वो माही भेजती है, जिससे कि हम और आप सुरक्षित हैं। तो हम तो उन शहीदों को भी आज आपके माध्यम से सलाम करते हैं। तो अभी जैसे ओलंपिक में भी 41 साल के बाद इंडिया ने मेडल जीतने शुरू की, तो ये भी एक मेरे ख्याल बहुत बड़े बधाई की पात्र है। एकदम पात्र है, मैं उनको बधाई देता हूँ। तो उनको भी आप बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे बीच प्रदीप भैया जी, जिनसे आज हमने विस्तृत जानकारी ली। और इस तरह की और भी चीज़ों को देखते रहिए। इस नजर डेली चैनल को आप लगातार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।